करंट सिचुएशन में मार्केट गिरते जा रहा है और ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। बिहाइंड द प्राइस जो सीरीज़ है इसमें हम बता रहे हैं कि कंपनी कौन से कारण से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, कंपनी का हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और माइक्रो इकोनॉमिक्स उस कंपनियों को कैसे बेनिफिट दे रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है जो भी स्टॉक्स भाग रहे हैं उनके पीछे कारण क्या है वो बताने की कोशिश है। तो आज वैसा ही एक स्टॉक है जिसका नाम है एनआरबी बेरिंग्स। चाहे तो आप देख सकते हो लास्ट एक महीनों के अंदर ऑटो कंपोनेंट्स बहुत ही तेज़ी पकड़ा हुआ है और एनआरबी बेरिंग्स को छोड़ के भी बहुत सारे बेरिंग्स कंपनी हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एनआरबी बेरिंग्स की अब बिजनेस एनालिसिस करेंगे, क्या है इस कंपनी के पीछे का बिजनेस मॉडल और बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके साथ ही उसके फाइनेंशियल्स करंट कंडीशंस देखेंगे और आने वाले समय में ये कंपनी और कितना प्राइस भाग सकता है आखिर में जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। 1965 का कंपनी है और इसके पास अराउंड बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 90% जो ऑटोमोबाइल गाड़ी चल रहे हैं उसका पोर्टफोलियो इसके पास है। बिजनेस प्रोफाइल इसका ऐसा है कि जितने भी गाड़ी आप बाहर देख रहे हो, टू व्हीलर थ्री व्हीलर, उसमें से 90% गाड़ियों में एनआरबी बेरिंग्स लगा हुआ है। और हम मोनोपोली कंपनी कहाँ ढूंढ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी में, लेकिन बहुत छोटे कंपनी ऐसे भी है जिनका मोनोपोली है। और ये कंपनी का अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसमें दो टाइप के बेरिंग्स बनाते हैं। एक है लाइट वेट पिन बेरिंग्स और एक है नॉर्मल बेरिंग्स। ओके, नॉर्मल बेरिंग्स में लगभग 90% का इनका मार्केट स्टेक है और पिन बेरिंग में अराउंड 60% का स्टेक है। ये पिन बेरिंग में कॉप बेरिंग्स वगैरह भी बनाते हैं। इसके अलावा ये कुछ ऑटो कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल में अगर देखेंगे तो नीडल बेरिंग एक आता है, उसमें लगभग 65% ये मार्केट कवर कर रहे हैं और उसमें से रेवेन्यू आ रहा है। और उसके साथ ही अगर बॉल बेरिंग के बारे में बात करें 23% का इनका रेवेन्यू आता है। और फाइनली जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं इसमें लगभग 11% का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। सो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा हुआ है कि कोई गाड़ी अगर ज़्यादा बिक रहा है उस कंपनी को खरीदने के लिए आगे निकल जाते हैं, वो चाहे टू व्हीलर हो थ्री व्हीलर हो। लेकिन जो गाड़ियाँ बिकती हैं उन गाड़ियों में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, वो कंपोनेंट्स सिर्फ एक कंपनी बनाती है, चाहे वो टू व्हीलर के हो, थ्री व्हीलर के हो या फोर व्हीलर के हो। जैसे कि ज़्यादातर जो कोई भी गाड़ी आप देखोगे उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट नॉट्स जो यूज़ होते हैं वो सब टीवीएस सुंदरम से बिलोंग करते हैं। उसी तरह आप अगर जितने भी गाड़ियों के कार के स्टीयरिंग्स के बारे में बात करोगे तो सोना कोई एक स्टीयरिंग कंपनी है। और वैसे बल्ब के बारे में बात करोगे या फिर हेडलाइट के बारे में बात करोगे तो फीएम इंडस्ट्री कंपनी है। जो जो वाइज़र बनता है ना गाड़ियों का, टू व्हीलर का या थ्री व्हीलर का, जो हेडसेट बनता है, हेडलाइट का सेट बनता है, वो बनाती है। तो ऑटो कंपोनेंट्स मेरा फेवरेट पहले से रह चुका है क्योंकि मेरे एक अंकल हैं वो ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ज़्यादातर मुझे ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया है। तो आप इक्विटी मार्केट में भी ट्रेड करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें आपको नॉलेज है, तब जाके आप एक्सेल बन पाओगे, उसमें आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे और आने वाले समय का जो प्रॉफिट्स है उसको भी प्रेडिक्ट कर पाओगे। अगर कस्टमर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये इंडस्ट्रीज़ को बेरिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी फ़िलहाल एनआरबी इंडस्ट्री करके भी एक शेयर है जो ये पार्ट अलग होने वाला है, अलग हो चुका है, उसका अपडेट मेरे पास नहीं है। उसके साथ ही एग्रीकल्चर बेरिंग्स, ऑटो बेरिंग्स और जो भी मैकेनिकल एरिया है, जिन जिन एरिया में बेरिंग्स की इम्पोर्टेंस है। देखिए कोई भी मूवमेंट होता है, मैकेनिकल मूवमेंट, तो वहाँ पे स्मूथ और ये जो स्मूथनेस के लिए बेरिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं और बेरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेरिंग्स का इम्पोर्टेंट ना सिर्फ गाड़ियों में होता है, जहाँ कहीं पे भी मैकेनिकल यूजेस होता है, जहाँ पर मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए बेरिंग्स का इम्पोर्टेंस हमेशा रहा है। अगर हम बात करें ये जो कस्टमर प्रोफाइल है, ये कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से कमर्शियल व्हीकल्स और ऑटो में लगभग 33% का इनका कंजप्शन है। अगर टू व्हीलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 28% का इनका कंजप्शन है। पैसेंजर व्हीकल्स में 16% का इनका कंजप्शन है। और आफ्टर मार्केट अगर देखेंगे जो बाद में खरीदते हैं लोग तो वहाँ पे 12% का कंजप्शन है। और इसके साथ ही इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स में लगभग 11% का इनका
कंजप्शन है। अब बात करेंगे क्लाइंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट्स ना सिर्फ उसका वजन बताता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग है, उसके साथ ही मुझे क्लैरिटी मिलता है कि ये कंपनी कितना जेन्युइन है, जो कि इतने बड़े बड़े कंपनी इससे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। बड़े बड़े कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अपना जो एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, कस्टमर को देने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। और क्वालिटी कहाँ से बिलोंग करता है ना, ब्रांड के ऊपर। और ब्रांड अच्छे मैनेजमेंट से आता है। तो मैं B2C बिजनेस से ज़्यादा B2B बिजनेस पे ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। क्लाइंट के बारे में अगर देखें तो TVS, होंडा, उसके साथ ही आपका यामाहा, रॉयल एनफील्ड, सोनालिका, ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, आइचर, महिंद्रा, ये सारे क्लाइंट्स हैं इसके। तो क्लैरिटी मिलता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बनाते होंगे तभी जाके एंड प्रोडक्ट में इन सबको शामिल किया गया है। और यहाँ पे मैं डोमेस्टिक प्रेजेंस के बारे में बात करूँगा। नोएडा हो गया, कोलकाता हो गया, हरिद्वार हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, और कई सारे सिटीज़ में लाइक बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, गुड़गांव हो गया, बहुत सारे एरिया में डोमेस्टिक प्रेजेंस इसका है। और इस बिज़नेस का सबसे जो इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं ये 49% इसको रेवेन्यू दे देते हैं, और बाकी जो 90% है वो 51% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये एक बिजनेस का स्प्लिट एरिया होता है। अगर टॉप ब्रांड्स अगर मना कर दे इसके साथ काम करने के लिए, तब भी वो 49% है, और 51% इसके हाथ में है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें वो काम चला सकता है। या फिर अगर छोटे क्लाइंट्स भी अगर इससे हाथ से जाते हैं तो टॉप ब्रांड इनके हाथ में है। तो वेल डाइवर्सिफाइड, मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनियों को देखा है कि उनका 90% जो बिजनेस आता है टॉप 2-3 क्लाइंट से आता है। अगर वो क्लाइंट हट जाए तो कंपनी गड़बड़ी में फंस सकता है। ऐसे वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी मुझे बहुत ही पसंद है। तो फाइनली अभी तो बात हो गया बिजनेस मॉडल के बारे में। अभी देखेंगे उसका प्राइसेस में क्या मूवमेंट आया है, रेशियोज क्या बताते हैं, और फाइनेंशियल मूवमेंट क्या है। करेंटली प्राइसेस के बारे में बात किया जाए तो लगभग 6 दिनों से ये शेयर प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और जून 3 से लेके आज तक ये लगभग 30% का रिटर्न दे चुका है। अगर इस महीने अप्रैल, मई और जून 3 महीने के अंदर देखा जाए तो 100% से ज़्यादा रिटर्न ये दे चुका है। और लास्ट ईयर तो कंजप्शन अच्छा नहीं था, इसलिए मार्केट साइडवेज था, इसलिए ये स्टॉक उतना मूवमेंट नहीं कर पाया। लेकिन इस गिरते हुए मार्केट में भी लास्ट 3 सालों का डेटा अगर मैं बताऊं, 2023 के मई से लेके अभी जो मई जून का मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग 250% का रिटर्न दे चुका है। और प्रीवियसली जो हाई था उसको ब्रेकआउट देके 400 का प्राइस करंटली भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और आप लोगों को जैसे पता है कि मुझे जब भी मैं फाइनेंशियल्स देखता हूँ तो रेशियोज़ मुझे बहुत पसंद है, और रेशियोज़ के लिए मैं मनी कंट्रोल हमेशा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे रेशियोज़, सारे रेशियोज़ एक साथ मुझे मिल जाते हैं। तो सीधा नीचे आएंगे, नीचे आकर यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस है, इसके नीचे आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस, ये सारे कवर करते हैं हमारे कोर्सेज में। तो रेशियो एनालिसिस को देखेंगे तो पहले पर शेयर अर्निंग देखेंगे। 7 रुपये का अर्निंग था, 14 रुपये का अर्निंग है, तो लास्ट 5 सालों में इनका अर्निंग्स डबल हुआ है। बुक वैल्यू के बारे में चेक करेंगे तो 60 रुपये का बुक वैल्यू था, अभी 99 रुपये का बुक वैल्यू। बुक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एसेट्स का। जब भी ये बढ़ता है तो क्लैरिटी मिलता है कंपनी एसेट्स ऐड कर रहा है, वो चाहे प्लांट हो, मशीनरी हो, तो आने वाले समय में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। उसके साथ ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखा जाए तो 16% का मार्जिन था, अभी भी 19% का मार्जिन ग्रॉस आता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% का, मतलब 4% में ही ये ऑपरेशन निकाल लेते हैं, और 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। देखिए 8-9% अभी 2024 में इनका मार्जिन बहुत ही अच्छा था। ये किस लिए था, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेक करेंगे। अभी 10% का मार्जिन है। देखो ऑटो एंसिलरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। लेकिन ये जो रिटर्न्स होते हैं वो मतलब कांस्टेंट रहते हैं, और आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू करेंगे, ऐसा फोकस रहता है। उसके साथ ही रिटर्न रेशियो के बारे में बात करेंगे तो 14% का रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROC है 20% का, तो लिटिल बिट रिटर्न ऑन इक्विटी हमको लो मिल रहा है, फिर भी 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, और ROC 20% का मुझे अच्छा लग रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट इसको हम नहीं देखते, क्योंकि बुक वैल्यू को हम स्टडी करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो से क्लैरिटी आएगा कि कैश का कितना कैश पकड़ा हुआ है, तो 2.5 गुना लगभग कंपनी ने कैश पकड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कंपनी को कुछ छोटे मोटे लिएबिलिटीज़ पे करने होते हैं, तो वो ये पे कर पाएगा। और हमेशा देखते हैं ये कंपनी लास्ट 5 सालों से अपने हाथ में पैसा पकड़ के बैठा हुआ होता है। लिवरेज रेशियो में नेग्लिजिबल रेशियो है। डेट अगर देखा जाए इक्विटी से 50% का
डेट था 2022 में, लेकिन अभी इक्विटी के हिसाब से लेवरेज बहुत ही कम है कि जो कि 20% है टोटल इक्विटी के हिसाब से। तो यहाँ से एक क्लैरिटी मिलता है कि कंपनी में वेल मैनेजमेंट फोकस्ड है। इसके प्रॉफिट्स आने वाले समय में जो भी इकोनॉमी कंडीशन रहेगा कंजप्शन के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है और लिक्विडिटी रेशियो है, इससे क्लैरिटी मिल रहा है कि कंपनी बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपने फाइनेंस को मैनेज कर रही है। अब हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ, देखते हैं इनका प्रॉफिट कहाँ से आता है और आने वाले समय में ये प्रॉफिट कंटिन्यू करेगा या नहीं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर देखें 670 करोड़ का सेल था, अभी लगभग 1300 करोड़ का सेल है। सेल्स में उतना जंप नहीं हुआ है, लेकिन स्लोली स्टेडिली ये ग्रो कर रहे हैं। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में देखा जाए तो ये 16-17% का ऑपरेटिंग मार्जिन निकालते आए हैं। बीच में इनका गिर गया था 2021 में कोविड के कारण। अभी 17% का एवरेज रिटर्न बना रहे हैं, जो कि सही है। अदर इनकम के बारे में देखा जाए तो कंपनी हमेशा अदर इनकम अच्छा एक कंसिस्टेंटली बना रहा था। 2025 में अदर इनकम बहुत बड़ा आया है, तो ये एक कारण से आ सकता है, जो कि स्क्रैप हो उसको बेचा हुआ हो, या फिर जो जॉइंट वेंचर है उसके साथ ही कट ऑफ हो चुका है, इसीलिए शायद वो अदर इनकम जो है अभी नेगेटिव में चल रहा है। शायद वो जो जॉइंट वेंचर है उसका अर्निंग्स नेगेटिव में हो। तो इसको क्लैरिटी देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके डिटेल्स देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट के बारे में देखा जाए तो 18-20 करोड़ का ये हमेशा देते थे इंटरेस्ट, लेकिन अभी इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो में हमने देखा कि ये कंपनी ज़्यादा लोन में अभी नहीं है। प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो 50 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी इकोनॉमी स्लो डाउन होने के कारण भी अभी 146 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, जो कि नेक्स्ट ईयर से डबल दिया हुआ। और जितने भी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, यही प्रॉफिट जंप को देख के वो लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शायद इसी कारण से प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ऐसे ही कंजप्शन रहा। और ट्रेडर और इन्वेस्टर का माइंड कैसा रहेगा उसको देखने के लिए हमको बैलेंस शीट की तरफ देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट कैसा है और इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, ये क्लैरिटी लेते हैं। बैलेंस शीट के बारे में देखा जाए तो इक्विटी कैपिटल पूरा कंटिन्यूसली कांस्टेंट है, उसके साथ ही रिजर्व इनका बढ़ रहा है और बोरोइंग्स इनका जो ज़्यादा था अभी बोरोइंग्स रिपेमेंट कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा है कि मैनेजमेंट बहुत ही डिसिप्लिन है और अच्छी तरह से ही बिजनेस कर रहा है, रिपेमेंट कर रहा है बोरोइंग्स, और जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट नहीं कर रहा है और रिजर्व बढ़ाते जा रहा है। ये सारे कंडीशन अच्छे मैनेजमेंट को दर्शाते हैं। अगर इकोनॉमी कंडीशन यहाँ से बेहतर होता है तो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कंपनी फिर से अच्छा अर्निंग्स दे सकता है, क्योंकि इनके अर्निंग्स जो है अदर इनकम से नहीं आ रहे हैं, ऑपरेशन से आ रहे हैं और सेल्स भी बढ़ रहा है। तो शेयर प्राइस आने वाले समय में और बढ़ेगा या और गिरेगा, ये आप टारगेट बताओ मुझे, कहाँ तक ये स्टॉक भाग सकता है। रिसेंटली एक कमेंट मिला जहाँ पर एक इन्वेस्टर ने बताया था कि लास्ट में कंक्लूजन आप क्यों नहीं देते कि कहाँ तक टारगेट जाता है। देखिए, मैं एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आपको स्टॉक बाय सेल या फिर टारगेट मैं दे सकूँ। मैं सिर्फ बिजनेस एनालिसिस कर सकता हूँ कि इस कंडीशंस में बिजनेस कैसा है, बिजनेस क्या करता है और उसके फाइनेंशियल करंट कंडीशंस। आने वाले समय में प्रेडिक्शन देना मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं जानता भी हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल्स, हम जानते हैं कि प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं, आने वाले समय में ये प्रॉफिट्स बनेगा या नहीं, और ये प्रॉफिट बनेगा तो कितना बढ़ेगा, ये हम एजुकेशन में पढ़ते हैं। लेकिन ये रिकमेंड करना सोशल मीडिया में या फिर मीडिया फॉर्म में, इसके लिए एक लाइसेंस लगता है जो मेरे पास नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे कमेंट्स ना करें, हमें बुरा लगता है, बहुत ही हार्डवर्क लगता है ऐसे एनालिसिस करना, कैमरे के सामने आपके सामने सब कुछ प्रेजेंटेशन करना, ये घंटों का काम रहता है। आई होप इस सारे हार्डवर्क को आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।